हेलो बच्चों, चलिए स्टूडेंट, हम अपनी NCERT सीरीज़ को आइए आगे बढ़ाते हैं और आगे की प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। बेटा कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1.20 तक। 1.20 प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ये 20 प्रॉब्लम अच्छे से अपनी कॉपी में बना ली होंगी और आप लोगों को प्रॉब्लम काफ़ी कम होगी, इनके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होंगी। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में बेसिकली जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 1.21 से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1.21 क्या है हमारे पास में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1.21 है क्या? कंसीडर अ कॉइन ऑफ एग्जाम्पल 1.20. It is electrically neutral and contains equal amount of positive and negative charge of magnitude 34.8 किलो कूलम्ब। ठीक है बेटा, यानी उस कॉइन के ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व की थी, उस कॉइन के ऊपर इतना चार्ज है हमारे पास में 34.8 किलो कूलम्ब। सपोज दैट these equal charges were concentrated in 2 point charges separated by 1 centimeter, 100 meter and 10 to the power 6 meter। तो आपको बताना है कि इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा होगा। देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में होना ही नहीं चाहिए था, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। आप ये देखिए, ये कहा है फर्स्ट पॉइंट में आपको, भाई एक चार्ज है हमारे पास में प्लस 34.8 इंटू 10 की पावर 3 कूलम्ब। ठीक है, और दूसरा चार्ज है हमारे पास में माइनस 34.8 इंटू 10 की पावर 3 कूलम्ब। और सबसे पहले यानी फर्स्ट पॉइंट में इनके जो बीच का गैप है वो है 1 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा। तो मुझे लगता नहीं कि यार कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। दोनों चार्जेस आपको दे दिए हैं, इनके बीच का गैप आपको दे दिया है, आपको बताना है कि इनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा। तो सिंपल कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करिए और इनके बीच का फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो कितना फोर्स आएगा इनके बीच में? फोर्स आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। एक चार्ज है हमारे पास में 34.8 इंटू 10 की पावर 3, दूसरा चार्ज है 34.8 इंटू 10 की पावर 3 और इनके बीच का गैप है भैया 1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा न्यूटन में। ये आंसर बन जाएगा हम लोगों का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे दोनों चार्जेस के बीच में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब मैं चाहूँगा कि जब इतना आसान क्वेश्चन है और सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो समय ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप आराम से इस प्रॉब्लम को बना पाएंगे। तो कैलकुलेट करके आप यहाँ से फोर्स को बना लेंगे बेटा। ठीक है, इसी के सेकंड पार्ट में चार्जेस तो रहेंगे सेम, चार्जेस बिल्कुल सेम रहेंगे, बस इनके बीच का गैप बदल जाएगा और इस बार इनके बीच का गैप हो जाएगा 100 मीटर। तो ये तो निकला हमारे पास में फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर में ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पर आ जाएगा 100 स्क्वायर, क्योंकि इस बार इनके बीच का गैप हो गया है 100 मीटर। थर्ड पार्ट में इनके बीच का गैप बदल गया बेटा। 3 कंडीशंस हमें दे रखी हैं और तीनों कंडीशंस में इनके बीच का गैप डिफरेंट हम लोगों को रखना है। थर्ड कंडीशन में इनके बीच का गैप हम लोगों को रखना है 10 की पावर 6 मीटर, यानी ऊपर की वैल्यूज तो रहेंगी सेम, बस नीचे डिस्टेंस की जगह इस बार हमारे पास में आ जाएगा 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। तो तीनों अलग अलग कंडीशन में आपने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है। जब इन चार्जेस के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है, हमने ये कंडीशन लगाकर फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। जब इन चार्जेस के बीच का गैप 100 मीटर है, तब हमने फॉर्मूले को लगाकर कैलकुलेट कर लिया। और जब इनके बीच का गैप 10 की पावर 6 मीटर है, तो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूले को लगाकर हम फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इससे आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा बेटा, और रिजल्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे चार्जेस के बीच का गैप बढ़ रहा है, भाई सबसे पहला गैप कितना है 1 सेंटीमीटर, बहुत ही कम। फिर कितना है 100 मीटर, थोड़ा उससे ज़्यादा हो गया।
फिर कितना है 10 की पावर 6, बहुत ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे चार्जेस के बीच का गैप बढ़ रहा है ना बच्चों, वैसे वैसे उनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होता जा रहा है, वैसे वैसे उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत वीक होता जा रहा है। ये हम इसे कंक्लूजन निकालेंगे बेटा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, तीनों पार्ट इसके आप खुद से अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन है भैया 1.22। क्या कहता है 1.22, जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए में फिगर दिया गया है। फिगर रिप्रेजेंट्स ए क्रिस्टल यूनिट ऑफ सीजियम क्लोराइड, CaCl की बात हो रही है। द सीजियम एटम रिप्रेजेंटेड बाय ओपन सर्किल, डायग्राम में जो ओपन सर्किल है वो सीजियम को दिखाते हैं, आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब ऑफ साइड 0.4 नैनोमीटर, वेयर एज ए Cl एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। द Cs एटम आर डेफिशिएंट इन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जो Cs एटम है ना, ये +E को रिप्रेजेंट करता है, +E को, और जो Cl है वो -E को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहाँ Cs के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसलिए हो गया +E, और Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसीलिए हो गया -E। ये तो हो गई क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब हमसे पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द Cl एटम ड्यू टू 8 Cs एटम। ठीक है भैया, पहला पार्ट तो हमसे पूछा है ये। दूसरा पूछा है suppose that Cs atom at the corner A is missing, what is the net force now on the Cl atom due to 7 remaining Cs atom। चलो भैया, अब हम बनाते हैं प्रॉब्लम को। आप जरा ध्यान से डायग्राम को देखिए। देखो यार, डायग्राम जो है वो क्या कहता है, ये जो आपको गोले दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ये दिखाते हैं +E को, ये भी दिखाता है +E को, ये भी दिखाता है +E को, ये भी +E को शो करेगा, ये भी +E को शो करेगा, ये भी +E को शो करेगा, ये भी +E को शो करेगा। ये सब +E को दिखा रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर भी होगा हमारे पास में +E, ठीक है। लेकिन ये जो डार्क सर्किल है ये दिखा रहा है -E को। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा है कि बताइए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका आपको बताता हूँ। आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, आपको लगेगा कि डायग्राम बिल्कुल पूरी तरीके से सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब जानते हैं ना, अगर बीच में से मैं इसे कट कर दूँ तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसे बीच में से कट करता हूँ तो 4 पॉजिटिव आ जाएंगे इधर और 4 पॉजिटिव आ जाएंगे इधर। इन 4 पॉजिटिव की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इन 4 पॉजिटिव की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। इसी वजह से सेंटर वाले पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 के बराबर होगा। देखो ध्यान से बात सुनो, अगर मैंने इस फिगर को ऐसे बीच में से कट कर दिया तो 4 पॉजिटिव तो आ गए इधर और 4 पॉजिटिव चले गए उधर। इन 4 पॉजिटिव की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बिल्कुल उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इन 4 पॉजिटिव की वजह से बनेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये 4 पॉजिटिव इन 4 पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड को कर देंगे कैंसिल आउट। इसीलिए हम ये कहेंगे कि अगर सिमेट्रिक फिगर बनता है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक फिगर के केस में सेंटर वाले पॉइंट पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो, बिना कलम चलाए हमने मुजबानी आंसर बता दिया आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की भी प्रैक्टिस ऐसे ही रहे, वहां पेन चलाने की ज़रूरत ना पड़े। डायग्राम को देखकर बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर दे, ओरली आप लोग सॉल्व कर दे उन प्रॉब्लम्स को। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, बीच में से हमने कट किया तो 4 इक्वल पॉजिटिव इधर आ गए और 4 इक्वल पॉजिटिव इधर आ गए। इनकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बिल्कुल उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैंसिल आउट कर देंगे और सेंटर वाले पॉइंट पर हमारा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा बेटा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई होगी आप लोगों को। अब आप देखिए स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनाने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी हमारे पास में, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी। अब हमें ये कहा कि अगर एक कॉर्नर पर
ये जो प्लस ई रखा है ये मिसिंग हो जाए बेटा, एक कॉर्नर पर ये जो प्लस ई रखा है ये मिस हो गया यहाँ से, ठीक है, ये मिस हो गया यहाँ से, एक कॉर्नर पर जो प्लस ई रखा है ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक, ओके। तो सेंटर वाले पॉइंट पर कितना फोर्स काम करेगा आपको ये बताना है। देखो अब आप ध्यान से, ये प्लस ई इस माइनस ई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिख रहा है बच्चे, ये प्लस ई इस माइनस ई को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये प्लस ई इस माइनस ई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कर देगा कैंसिल आउट, यानी जितना अट्रैक्शन इस प्लस ई ने दिखाया उतना ही इसने दिखाया, तो इसने इसके इफेक्ट को कर दिया कैंसिल आउट, इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। अब आइए यहाँ पर, ये प्लस ई इस माइनस ई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस ई इस माइनस ई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। बात समझ में आ रही है बेटा, इसने इसके इफेक्ट को कर दिया है कैंसिल आउट। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए भाई, इसका भी कहानी खत्म हो गई, इसकी भी कहानी खत्म हो गई, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। 4 चार्ज हमारे ख़त्म हो चुके हैं, 4 चार्जेस हम लोगों के फिनिश हो चुके हैं। अब आप देखो, एक कॉर्नर पर रखा है प्लस ई और इसके जो बिल्कुल अपोजिट वाला कॉर्नर होगा वो ये वाला होगा बेटा प्लस ई। समझ में आ रही बात, वो जो प्लस ई है बिल्कुल उसके जो अपोजिट वाला कॉर्नर होगा, थोड़ा इमेजिन करो, 3D शेप में इमेजिन करो कि उस प्लस ई के अपोजिट कॉर्नर ये वाला प्लस ई होगा। इस प्लस ई के फोर्स को ये प्लस ई क्या कर देगा, कैंसिल आउट। अब आप देखो, इसके फोर्स को इसने कैंसिल आउट कर दिया, इसके फोर्स को इसने कैंसिल आउट कर दिया, उसके फोर्स को इसने कैंसिल आउट कर दिया, एक बचा प्लस ई। इसके फोर्स को कैंसिल आउट करने वाला यहाँ नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को, इस प्लस ई के फोर्स को कैंसिल आउट करने वाला यहाँ नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ से एक चार्ज हो गया है मिस, यानी इसके फोर्स को कोई भी कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इधर, और उसकी वैल्यू होगी बेटा हमारे पास में 9 × 10 की पावर 9। एक चार्ज हमारे पास में हो गया है 1.6 × 10 की पावर -19, दूसरा हो गया है 1.6 × 10 की पावर -19, और नीचे हो गया है √3x का √3x/2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है भाई √3x/2? अगर क्यूब की साइड आपको दे रखी है x, तो क्यूब के कॉर्नर से लेकर सेंटर के जो बीच का गैप होता है उसे हम लोग बोलते हैं √3x/2। जिस बच्चे को नहीं पता है वो अब से इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर क्यूब की साइड आपको x दे रखी है तो क्यूब के कॉर्नर से लेकर सेंटर के बीच का गैप इतना होता है। x आपको दे रखा है, ये रहा 0.40 नैनोमीटर। x की वैल्यू आपको दे रखी है 0.40 नैनोमीटर, तो x की जगह आप रख देंगे 0. ये जो x आपको दिख रहा है ना, x की जगह आप रखेंगे 0.4 × 10 की पावर -9, ठीक है। x की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आपका निकल जाएगा, फोर्स की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट पार्ट से हमने ये सीखा, अगर फिगर सिमेट्रिक है तो इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगा उसे कैंसिल आउट, इसीलिए सेंटर वाले पॉइंट पर बनेगा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे पॉइंट में हमने ये सीखा कि अगर यहाँ से एक चार्ज मिसिंग है तो 7 चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल आउट। बस हमारे पास में बचेगा एक चार्ज, और वो है ये वाला। ये वाला इसकी तरफ लगाएगा अट्रैक्शन और इनके बीच में फोर्स काम करेगा इतना। कैलकुलेट कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो बेटा अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में, और देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, जरा आप लोग देखिए भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 चार्जेस Q and -3Q are placed fixed on x-axis separated by a distance d. Where should a third charge 2Q be placed such that it will not experience any force? देखो बढ़िया क्वेश्चन है, और कैसे करेंगे जरा ये देखिए। एक चार्ज हमें दे रखा है Q, दिख रहा है बेटा,
और दूसरा चार्ज हमें दे रखा है -3q। ओके स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, इनके बीच का जो गैप हमें दे रखा है वो दे रखा है d। इन दोनों के बीच का गैप हमें दे रखा है d, ठीक है। उसके बाद देखो, 2 चार्ज q एंड -3q आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड। बेटा जो तीसरा चार्ज है ना, ये जो थर्ड चार्ज है 2q, इसे मैंने रख दिया है यहाँ पर और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है x। समझ आ रही है बेटा बात? मैंने इस तीसरे चार्ज को रख दिया है यहाँ पर और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है x। अब आपको ये बताना है कि ये x की वैल्यू क्या हो अगर यहाँ जो टोटल फोर्स काम कर रहा है ना वो 0 के इक्वल हो, यानी इस पर काम करने वाला टोटल फोर्स 0 के इक्वल हो, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो हम ये चार्ज छोटे वाले चार्ज से बाहर की तरफ रखते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, छोटे चार्ज से बाहर की तरफ हम इस चार्ज को रखेंगे पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। अब क्या होगा, ये -3q इस 2q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इतना फोर्स लगाकर F1, और ये जो प्लस के q है ये इसे इस तरफ रिपेल करेगा इतना फोर्स लगाकर F2, और इस पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो 0 काम कर रहा है। देखो, एक फोर्स काम कर रहा है इस पर इधर F1 और एक फोर्स इधर काम कर रहा है इस पर F2। F1 कौन लगा रहा है, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई F1 इक्वल हो जाएगा F2 के। F1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q इंटू 2q अपॉन d प्लस x का होल स्क्वायर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का चार्ज 3q, यहाँ का चार्ज 2q और वहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है d प्लस x का होल स्क्वायर। F2 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2q और अपॉन हो गया है x स्क्वायर। q इंटू 2q और इनके बीच का गैप है x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, 2q से 2q, q से q। हमारे पास में यहाँ बच चुका है बेटा 3/d प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा है हमारे पास में 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। अब मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ से सॉल्व करके हो जाना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, √3/d प्लस x का होल स्क्वायर। देखो सिर्फ नीचे नीचे का स्क्वायर था तो मैंने इसे √3 लिखकर इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ बन चुका है 1/x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर फिनिश। हमारे पास में आ गया √3x इज इक्वल टू d प्लस x। x को ले आते हैं इधर तो ये आ जाएगा हमारे पास में d अपॉन √3 - 1। लो बेटा, ये आएगी हमारी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू d अपॉन √3 - 1। अगर ये आंसर करेक्ट ना हो, पहली बात तो यहाँ तक भी छोड़कर आएंगे तो आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर फिर भी ये आंसर करेक्ट ना हो तो इसे रेशनलाइज कर देना है आपको। √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना। √3 - 1 का उल्टा √3 + 1 ऊपर, √3 + 1 नीचे, मल्टीप्लाई करके सही आंसर आ जाएगा। अगर सही ना हो, ये आंसर सही ना हो, तब ऐसा करना है आप लोगों को। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस तरीके से आप लोगों को बच्चों पहले ही करा चुका हूँ, तो उम्मीद है कि अब आपको प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। इन NCERT के क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर सॉल्व करें स्टूडेंट, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने से ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहने वाली है और कैसे क्वेश्चंस के साथ आपको डील करना है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का काम यह है कि यहाँ तक अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखें और हर एक क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों से आना चाहिए बेटा। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।